बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा छठा लेक्चर है। तो आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली होता क्या है। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जब हम अपने कोड को फंक्शनलिटी की बेस पे मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लें और हर एक पार्ट को एक फ़ंक्शन कह दें, अब जब हमें उस कोड की अगेन ज़रूरत होगी तो जस्ट हम उस फंक्शन के नाम को कॉल करेंगे और उसे कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये बेसिकली आपके पास यूँ समझें कि फ़ंक्शन का एक बुनियादी तारुफ होगा। तो यहाँ पे भी यही डेफिनेशन मेंशन है कि फंक्शन लेट यू टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, कि एक फ़ंक्शन जो होता है वो कोई ख़ास काम के लिए होता है। जैसे अभी मैं आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल रखती हूँ। आप फ़र्ज़ करें एक आपके पास सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। अब कैलकुलेटर में क्या क्या काम होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करें तो उसमें भी ये सारे फंक्शनलिटी मौजूद होगी और साथ में एडिशनल में कोई और फंक्शनलिटी मौजूद होगी। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि जब मैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं एडिशन के लिए एक अलग से फंक्शन बना दूँ, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से बना दूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से बना दूँ। अब जब भी मुझे एडिशन परफॉर्म करना होगी तो हर दफ़ा वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन बेसिकली कुछ ख़ास कोड का एक ब्लॉक होता है जो कोई एक ख़ास काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो जैसा कि आप पीछे पढ़ रहे थे ना, तो हमने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस देखे। अब जो बिल्ट इन फंक्शंस थे वो भी इसी तरह थे, वो बने बनाए हैं और हर बिल्ट इन फंक्शन को एक ख़ास काम परफॉर्म कर रहा था। जैसा कि आपने कहा फ़र्ज़ करें सम, अब सम का जो फंक्शन था वो जस्ट एडिशन ही आपको परफॉर्म करके दे रहा था, तो वो स्पेसिफिक काम ही कर रहा था। बस फ़र्क ये था कि पहले वो फंक्शन बने बनाए थे, जस्ट आप उनका नाम लिखते थे और उन्हें इस्तेमाल करते थे। अब वैसे ही फंक्शन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद बना सकते हैं, ठीक है। जैसा हमें ज़रूरत है हम वैसा फंक्शन बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कोई कैलकुलेटर के लिए डिज़ाइन करना है तो हम एडिशन के लिए अलग से बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से बना सकते हैं। तो अपनी नीड के मुताबिक आपको जिस तरह का कोड एक ब्लॉक की सूरत में चाहिए आप उस किस्म का एक फ़ंक्शन बना लें। काम उस तरह होगा जिस तरह आपने बिल्ट इन फंक्शंस को किया कि बस उसको नाम लिया और वो काम हो गया। यहाँ पे भी यही होगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि इसके लिए पहले आपको कोड खुद लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं मैटलैब के अंदर। तो मैटलैब में अगर हमने फंक्शन क्रिएट करना हो तो पहले कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन। कीवर्ड वो चीज़ होती है जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे आप एक दफ़ा जो लैंग्वेज बनाने वाले हैं जब वो एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं तो हमने उसको एज इट इज़ ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो फंक्शन पूरा लिखा हुआ है स्पेलिंग, ये कीवर्ड है जिसे आपने एज इट इज़ लिखना है। इसके स्पेलिंग में या ऐसे शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे तो वो एरर काउंट होगा। ये है इस फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ़ आउटपुट्स। आगे चल के आपको बताती हूँ कि आउटपुट क्या होती हैं। ये है इस फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स और ये है फंक्शन का नाम जो मैंने अभी फंक लिखा हुआ है। ये फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इनपुट आउटपुट आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी ले सकते हैं और तादाद भी इनकी कोई भी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंड करेगा नीड पे, ज़रूरत पे। वो आगे जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह की नीड होती है। तो नीचे यही चीज़ मेंशन है कि FUNC जो हमने फंक लिखा है ये फंक्शन का नाम है जो यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी रख सकता है। जैसे वेरिएबल के नाम के रूल्स हैं वैसे इसी के भी रूल्स हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं और रूल को फॉलो करते हुए। अब A1 to AN ये नंबर ऑफ़ आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, X1 to XM नंबर ऑफ़ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन का जो नाम है ये चीज़ ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये हर हाल में लिखनी है। उसके बाद ये जो इनपुट और आउटपुट वाला सेक्शन है ये ऑप्शनल है, मतलब आप इन दोनों को स्किप भी कर दें तो एरर काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन का जो नाम है ये लाजमी लिखना होगा। तो ये था फंक्शन का तारुफ और फंक्शन का सिंटैक्स के फंक्शन को हम बनाते किस तरह से हैं। आगे चल के हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि फ़ंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये स्टेटमेंट है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर
यूजिंग अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जब भी आपको कोई फंक्शन बनाने के लिए कहा जाएगा ना, तो स्टेटमेंट में वो बात वाजिया होगी कि आप इसे फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करें। अब ऐसा लिखा हुआ हो सकता है, या एक्सप्लेन करके उन्होंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। अब एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो हमें फैक्टोरियल फाइंड करके देगा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की मदद से। नाउ द थिंग इज़ व्हाट इज़ फैक्टोरियल। आप पहले भी ये प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक दफ़ा दोबारा से इस कंसेप्ट को रिपीट कर रही हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मैं लिखूँ 3 का फैक्टोरियल, मैथ्स में आप उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते होते हैं, और फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर से लेके 1 तक सारे नंबर्स, 3, 2 और 1। अब मैंने 3 से लेके 1 तक सारे नंबर लिखे और अंदर दरमियान में लगा दिया मल्टीप्लाई। अब 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो मतलब 3 का जब हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। ठीक है। अच्छा, अभी इसी तरह कोई भी नंबर आपको फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया जा सकता है यूज़र की तरफ से, तो आपने एक जनरल लॉजिक डिज़ाइन करनी होती है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का कहा जाए तो मैंने उस नंबर से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। या आप इसे दूसरी वे में पढ़ें तो आप बोलेंगे 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो फैक्टोरियल बन जाएगा। अब कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, आपके पास 4 आ जाए तो आप 1 से 4 तक सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे। आपके पास 8 आ जाए तो आप 1 से 8 तक सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे। अब यही काम यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हम फ़र्क ये है कि अभी हमने ये जो काम करना है ये हमने फैक्टोरियल के थ्रू करना है। अच्छा जी, अब देखते हैं फैक्टोरियल के थ्रू कैसे परफॉर्म होगा। पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए, अच्छा, अब फंक्शन में जैसे कि आपको बताया कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक ख़ास काम परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं हम एक बनाने जा रहे हैं फैक्टोरियल का फंक्शन। फैक्टोरियल किसका? किसी नंबर का। मतलब ये कि हम उसमें नंबर डालें तो वो हमें फैक्टोरियल क्रिएट करके दे, क्रिएट की कैलकुलेट, वो फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करके दे। नंबर डालें, फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे। नंबर डालने से मतलब क्या हुआ कि हम नंबर उसे इनपुट दें और हमें फैक्टोरियल क्या मिल जाए? आउटपुट। बात समझ आ गई इनपुट और आउटपुट की? नंबर हम उसे इनमें इनपुट करें, फैक्टोरियल हमें उसमें से आउटपुट मिल जाए। तो जब आपने फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ा तो उसमें आपको बताया था कि पहले आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे फंक्शन, उसके बाद देंगे नंबर ऑफ आउटपुट्स। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए? फैक्टोरियल। तो मैंने एक f वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं फैक्टोरियल को कैलकुलेट करूँगी और वो आउटपुट के तौर पे मिलेगा। आगे इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम रख दिया फैक्ट, और यहाँ मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स दे दी। तो इनपुट क्या? हमने एक नंबर इनपुट देना है, तो एक नंबर मैंने किस में स्टोर किया? n में। तो n में हमारे पास वो नंबर होगा जिसका फैक्टोरियल निकालना है, और f में वो उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इसमें हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है, तो इसी वेरिएबल में हमने फैक्टोरियल की कैलकुलेशन को स्टोर भी करना है। तो आपको पता है फैक्टोरियल में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है। अगर ये f बेसिकली क्या है? वेरिएबल है। अगर इसमें पहले से कुछ भी स्टोर ना करवाऊँ तो वो यूँ ही अज्यूम होगा कि इसमें ज़ीरो स्टोर है, और आपको पता है कि ज़ीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो तो ज़ीरो होती जाती है। अगर ज़ीरो हो तो इसका मतलब होगा कि वो फैक्टोरियल का पूरा आंसर ज़ीरो कर देगा। इस मसले से बचने के लिए मैंने इस f में पहले स्टोर करवा दिया 1, क्योंकि 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही हमें रिटर्न में मिलती है। ठीक है। आगे फैक्टोरियल की जो लॉजिक है, फॉर i = 1 to n, एक लूप चलाएं जो 1 से लेके उस नंबर तक चले, और नंबर n में होगा। आपको जब लूप पढ़ाया था फॉर लूप, तो उसने बताया था कि आप इंक्रीमेंट वाला जो पोर्शन है जिसे हम स्टेप कह रहे थे उसको स्किप कर दें तो ये ऑटोमेटिकली एक एक का इजाफा करता है। तो हमें एक एक का इजाफा ही चाहिए, हमने 1 से लेके उस नंबर तक एक एक का इजाफा करते हुए जाना है। तो मैं लिखूँगी 1 से n तक, और हर दफ़ा i में जो हो, पहली दफ़ा 1 होगा, फिर 2 होगा, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मैंने लिखा है f = f स्टैरिक i। पहली दफ़ा f में स्टोर होगा 1, i में भी स्टोर होगा 1, तो 1 स्टैरिक 1 हो जाएगा।
अगली दफ़ा i में स्टोर होगा 2 तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2। अगली दफ़ा 3 स्टोर होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मतलब f में पहले से 2 पड़ा होगा और i की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। ऐसे ही जब ये लूप ख़त्म होगा पूरा फैक्टोरियल f में स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन हमने बना दिया, अब इस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो जो आपकी कमांड विंडो होती है जहाँ पे आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको नज़र आता होता है, वहाँ से आपने इस फंक्शन को बुलाना है, इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है वो आपको मैं बताने लगी हूँ। पहले n में एक इनपुट ले लें, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब इनपुट ले मतलब वो मैं नंबर ले रही हूँ जिसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो नंबर मैंने एंटर कर दिया 3। आगे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है और इसका ये जो आउटपुट होगा वो किसी में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया फैक्टो और मैंने कहा इस फंक्शन से जो भी आउटपुट मिले वो इस फैक्टो में स्टोर करवा दो। यहाँ उस फंक्शन का नाम ये, ठीक है, और आगे वो वेरिएबल जिसमें आपने इनपुट ली है, मैंने n में इनपुट ली है तो n पास कर दिया। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है तो क्या होगा मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी तो हमारा फ़ौरन से कंट्रोल इस फंक्शन की तरफ जाएगा, इसकी तरफ, ठीक है, जिसका नाम फैक्ट है। और इस n की जगह n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो वही वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी 3। अब हमने 3 इस फंक्शन में इनपुट दे दी। अब ये सारा प्रोसेस परफॉर्म होगा और f में स्टोर हो जाएगा आके 6। तो आउटपुट वहाँ रिटर्न जाता है जहाँ इस फंक्शन को कॉल किया गया होता है। तो मतलब आउटपुट जो है ये यहाँ रिटर्न जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ के 6 तो आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो उसका मतलब ये है कि हमने फैक्टो के अंदर इस 6 को स्टोर कर दिया। तो जब मैं इस फैक्टो को डिस्प्ले करूँगी तो 6 आपके पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस, ये स्टेप समझ आया होगा कि किस तरह हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, वरना फैक्टोरियल तो आप लोग पहले भी पढ़ते रहते हैं। अब मैंने इसी फंक्शंस यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को ही समझाने के लिए आगे एक और प्रोग्राम लिया जिसमें क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू पता है हमें कांस्टेंट होती है, और हमने जब शुरू में मैटलैब का कोर्स शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ पी पाई लिख दें तो ऑटोमेटिकली मैटलैब उसे कंसीडर करती है 3.14। ठीक है, तो अब हमें इसमें से जस्ट आर नहीं पता कि वो क्या है, तो आर हम यूज़र से ले लेंगे। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया जो मुझे एरिया कैलकुलेट करके देगा। एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं आर उसे इनपुट दूंगी और वो एरिया कैलकुलेट करके मुझे आउटपुट देगा। मैं एरिया ए में स्टोर करवाऊँगी। यहाँ आप जो वेरिएबल रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने अंदर कैलकुलेशन की, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्टेरिक आर स्टेरिक आर का मतलब आर स्क्वायर, इसके पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जस्ट ये पाई लिखने से ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 3.14 इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, अब ये फंक्शन खुद कुछ नहीं है जब तक इसे कॉल ना किया जाए। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट है जिसमें मैंने आर को इनपुट लिया, यूज़र ने इनपुट कर दिया 3। आगे मैंने लिखा सी इज इक्वल टू एरिया आर। एरिया क्या है, इस फंक्शन का नाम। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी तो आर की वैल्यू क्या है 3, तो ये फ़ौरन से कंट्रोल जो है ये यहाँ मूव कर जाएगा और जो आर की वैल्यू थी वो यहाँ पे आर में फेंक देगा। ठीक है, अब आर की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब ये सारा रिजल्ट कैलकुलेट हो कि किस में स्टोर होगा, ए में, और ए को हमने रखा हुआ है आउटपुट की जगह। तो मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे रिटर्न जाएगी जहाँ हमने इसे कॉल किया था। मतलब यहाँ पे रिटर्न आएगी, यहाँ रिटर्न आएगी, तो ये सी में स्टोर हो जाएगी। अब मैं जब डिस्प्ले ऑफ सी लिखूँगी तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फंक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसे ध्यान से समझना है ताकि पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसे आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वैसे भी आगे क्लास छुट्टियां होंगी, वीकेंड आ गया है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे दिखाना है। ये क्वेश्चन है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
यूजिंग, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपने इसे करना यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू ही है, जैसे आपने पीछे वाले प्रोग्राम देखे हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू करना है। आप सरफेस एरिया का फार्मूला 4πr² है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और वॉल्यूम का फार्मूला 4/3πr³ है। तो ये दो फार्मूले इस्तेमाल करते हुए आपने बिल्ट इन फंक्शन लगा के ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके दिखानी है। सेम उसी तरह जिस तरह अभी हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला किया है, उसी तरह आपने ये वाले दोनों फार्मूला लगा के सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। आपको दोबारा बता रही हूँ कि जैसा भी आपसे हो आप खुद कोशिश करें, एक दूसरे को कॉपी मत करें। जैसा भी हो, आप गलत करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो फिर ज़रूर इशू है। तो आप करें ज़रूर, चाहे आपसे जैसा भी होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।